नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, रेलवे लोको पायलट या आप कह सकते हैं UPPCL TG2 सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है। और ये जो क्लासेस चलाई जा रही हैं फ्रेंड, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। और आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करेंगे वो वायरिंग का जो है आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। ये हमारा जो पार्ट रहेगा पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले जो पार्ट था वो पार्ट 1 था, उसकी क्लासेस मैंने आपको करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल का जो प्ले लिस्ट है उसको वॉच करिएगा, वहाँ पे जाके मिल जाएगा आपको जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से जो है आप कह सकते हैं ये इसी के नाम से जो है क्लास करके जो है बनाया गया है। आप वहाँ पे जाएं, इसकी जो है फर्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं एक एक क्लास को। तो फ्रेंड, आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो वायरिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग जो है सभी लोग मिल के एक बार वीडियो को शेयर कर देते हैं और लाइक कर देते हैं। जैसा कि आज का भी टारगेट 10 लाइक का है, तो 10 लाइक जल्दी जल्दी सभी लोग कर लेते हैं और एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देते हैं, जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं। जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी के पास हम लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि लाइक कर दें, जिससे कि हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करें तो ज़्यादा टाइम फिर लाइक या शेयर करने में ना लगे और हम लोग अच्छे से सभी क्लास को यहाँ पे फिर डिस्कस करें। और फ्रेंड, आप लोग के लिए हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट कराए जा रहे हैं। जो चैनल का ऐप है नीचे लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे जो है 799 का कोर्स दिया गया है, वहाँ पे लिंक पे भी जाके आप डायरेक्ट पेमेंट करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछा गया है कि छत स्लैब में इस्तेमाल जंक्शन बॉक्स की गहराई कम से कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने पूछा गया है कि छत स्लैब में जो इस्तेमाल जंक्शन होता है उसकी बॉक्स की गहराई, जो हमारा बॉक्स होता है, ये चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे हमको वायरिंग करना होता है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से हमारा बॉक्स होता है और ये हमारा वायरिंग होता है, तो इसके बीच की जो गहराई होती है ये पूछी गई है कि इसका कितना होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे छत स्लैब की बात की जा रही, जैसे हमारी ये दीवार है और इसके बीच में हमको जो है सीलिंग फैन लगाना है, सारा कुछ करना है, वायरिंग करना है। तो ये जो बॉक्स लगे होते हैं बीच बीच में, इसका जो गहराई होता है वो कितना होना चाहिए ये पूछा गया है कम से कम। ठीक है, तो इसकी जो गहराई ऑप्शन दिया गया है ए में 75 मिलीमीटर, बी में 70 मतलब 70 मिलीमीटर, सी में जो है 65, डी में जो है 60 मतलब 60 मिलीमीटर। तो छत स्लैब में हम लोग जो इस्तेमाल जंक्शन बॉक्स की करते हैं उसका जो अगर देखा जाए गहराई जो होनी चाहिए वो 65 मिलीमीटर होनी चाहिए। 65 मिलीमीटर कम से कम गहराई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इन्होंने यहाँ पे मिलीमीटर की बात की है, ना तो सेंटीमीटर की बात की गई है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि 65 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा गहराई होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 65 मिलीमीटर ज़्यादा गहराई नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि PVC चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है। ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं PVC चैनल के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए में क्या दिया है, लागत अन्य प्रणाली की तुलना में अधिक होता है, बी में ज्वलनशील और आगे का खतरा रहता है, सी में अक्सर रख रखाव की आवश्यकता होती है, डी में तार बनाने के लिए अधिक मुश्किल होता है। तो PVC चैनल के बारे में सरफेस वायरिंग की मुख्य हानियाँ बात की गई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि PVC मतलब क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो PVC अगर देखा जाए तो यह एक हल्का जो है पदार्थ होता है, या हल्का जो है आप कह सकते हैं ये पदार्थ के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। और ये जो होता है फ्रेंड, ये जो है आप कह सकते हैं कि जो हमारा चालक होता है, चालक उसके ऊपर क्या करता है, ये लेयर का काम करता है। लेयर मतलब क्या होता है, परत, ठीक है, आप परत भी कह सकते हैं। तो ये परत का काम करता है जिससे कि आपको जो है बिजली के झटके आदि न लगें। ये पीवीसी का ही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने बोला गया है कि चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानियाँ क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे है ज्वलनशील और आग का खतरा रहता है। तो जी हाँ फ्रेंड, ये आग का खतरा रहता है, इसलिए कि इसमें जो है रबड़, ये जो बना होता है ये रबर का भी बना होता है, ये आपको ध्यान देना है। आप कह सकते हैं वल्केनाइज्ड ये सभी चीज़ों का ये पाया जाता है। जो हमारा पीवीसी होता है, मतलब इंसुलेशन आप कह सकते हैं, मतलब जो पीवीसी जो होता है, अगर देखा जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, लेकिन ये जो चालक में प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, रबड़ होता है, इंसुलेशन होता है, जो हम लोग इंसुलेशन के रूप में जो हम लोग जानते हैं। तो ज़्यादातर इंसुलेशन जो होता है फ्रेंड वो क्या होता है, वो पीवीसी की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। और इंसुलेशन की अगर बात की जाए तो इंसुलेशन जो बना होता है रबड़, वल्केनाइड, ये सभी का बना होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इंसुलेशन की यहाँ पे बात किया हूँ कि चालक की बात जब की जाती है तो वहाँ पे इंसुलेशन को ही जोड़ा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर अगर पूछ लेता है एग्जाम में तो वो आपको यही ध्यान देना है। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन स्थानों पर धूप और बारिश का खतरा हो। ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ए में क्या दिया है, क्लिट वायरिंग। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें दोष शीघ्रता से देखे जा सकते हैं। जो क्लिट वायरिंग होती हैं इसमें हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, दोष को हम लोग जो है शीघ्रता से देख सकते हैं। ये आपको कह सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बी में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो है धूप और बारिश का खतरा रहता है। तो जी हाँ फ्रेंड, ये हमारा जो है अगर देखा जाए तो ये बैटन वायरिंग जो होती है, बैटन वायरिंग जो होती है इसमें क्या होता है, ये सभी चीज़ों का खतरा रहता है। इसलिए इसमें नमी हो गया, जलवायु, ठीक है, अम्ली, ये सभी प्रभाव क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, मतलब प्रभाव होती हैं इसमें जो है, तो ये खतरा रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि धातु, यहाँ पे धातु कंड्यूट से जंग के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है। तो धातु कंड्यूट से जंग के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है। तो गैल्वेनाइज्ड हमारा जो दिया गया है ए में, बी में जो है वार्निश लगाकर, सी में तेल लगाकर, डी में एडहेविट लपेटकर। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा वार्निश होता है फ्रेंड, ये हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे पार्ट पे लगाते हैं जो अस्थायी रूप से क्या होता है, उसको जंग से नहीं बचाता है, ठीक है। जैसे कहीं अगर किसी पार्ट पे हमको मार्किंग करना होता है तो हम लोग वहाँ पे सेलुलोज वार्निश का प्रयोग करते हैं, और ये जो है कुछ ही टाइम के लिए लगाया जाता है, बाद में जो है ये इसका कलर उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तेल क्या होता है फ्रेंड, जैसे हमको किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि कोई फाइल है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा पार्ट है जिसे हम लोग जो है ज़्यादा टाइम तक जंग से न बचा पाएँ, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ही टाइम के लिए हम लोग जो है जंग से बचा सकें, वहाँ पे हम लोग तेल लगाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या ऑयल लगा के हम लोग जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे क्या होता है कि जहाँ पे जंग लगता है, या फिर आप कह सकते हैं जल्दी जल्दी जंग लगता है, वहाँ पे हम लोग ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो है जंग के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है, कहने का मतलब ये होता है कि जंग ही न लगे, क्या होता है, जंग रोधी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग रोधी, मतलब जंग के खिलाफ रहना। ये हमारा क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड,
गैल्वेनाइजिंग दिया है तो यह गैल्वेनाइट भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड, ये किसी पार्ट पे जो है परत चढ़ाने का काम करता है। जैसे ये हमारा एक पार्ट है, इसके ऊपर क्या होता है, जब परत चढ़ा लेता है तो यहाँ पे जंग जो होता है इसके ऊपर रहता है, मतलब ये कह सकते हैं कि इस पार्ट पे जंग नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा मतलब ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि सैडल्स के द्वारा कंड्यूट पाइप फिटिंग करने के दौरान फिटिंग के किनारे से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो ए में देखिए 30 सेंटीमीटर, बी में क्या दिया है 25 सेंटीमीटर, सी में 20 सेंटीमीटर, डी में 15 सेंटीमीटर। तो सैडल्स के किनारे जो कंड्यूस्ड पाइप फिटिंग की बात की जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे फिटिंग किनारे से कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है, कम से कम इसकी जो दूरी होनी चाहिए वो आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जो दूरी होनी चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये इसके बीच की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये पाइप फिटिंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे कंड्यूट पाइप बेंडिंग के वक्त कंड्यूट की न्यूनतम बेंडिंग की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेंडिंग का आपको ध्यान देना है, बैंड हमारा जो होता है ये इस टाइप से होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कई बार आपको जो है यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे पाइप की बात की गई है। ठीक है, कंड्यूट पाइप बेंडिंग के वक्त कंड्यूट की न्यूनतम बेंडिंग की त्रिज्या पूछी गई है। तो यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या देगी, ए में दिया है 9 सेंटीमीटर, बी में 7.5 सेंटीमीटर, सी में 6 सेंटीमीटर, या डी में जो है आप कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि बैंड हमारा जो होता है एक टाइप से इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्बो भी बोलते हैं। ठीक है, एल्बो भी एक टाइप से हम लोग इसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, तो इसकी त्रिज्या हमारी जो है 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर हमारा कहाँ दिया गया फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो देखा जाए फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा जो है सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी मैंने एल्बो के बारे में सारा कुछ आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या पूछा गया है कि तारों में इस्तेमाल गैर धातु कंड्यूट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने गैर धातु कंड्यूट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए, ये तारों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे ए में दिया गया है 15, बी में 18, सी में 20, डी में 25 मिलीमीटर के बारे में पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पाइप का मतलब यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है, पाइप का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, तारों में जो है ये धातु कंड्यूट की क्यों बात की जा रही है। तो जो हमारी धातु कंड्यूट होती है, ये गिट्टी आप कह सकते हैं, लकड़ी आदि, ये सभी के द्वारा हम लोग काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है तारों में इस्तेमाल की बात की जा रही है और इसका न्यूनतम आकार पूछा जा रहा है कि पाइप का व्यास। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि पाइप का जो व्यास होता है फ्रेंड, वो आपको ध्यान देना है कि इसका हम लोग अगर देखेंगे तो अंदरूनी व्यास से इसको मापते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। ट्यूब जो होता है फ्रेंड, उसका प्रयोग हम लोग क्या होता है, ट्यूब का हम लोग बाहरी व्यास से मापते हैं। जैसे हमारी एक ट्यूब हो गई, तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है, तो ट्यूब जो होता है ये बाहरी व्यास से मापा जाता है, पाइप जो होता है अंदरूनी व्यास से मापा जाता है। तो इसका न्यूनतम आकार पूछा गया है, इस वजह से मैंने आपको बताया है। तो पाइप का प्रयोग हम लोग जो है कई जगह पे करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं वायरिंग में भी हम लोग पाइप का प्रयोग कर सकते हैं, जो हल्की वायर पाइप होती है, आप कह सकते हैं पतली पाइप होती है। और उसके बाद जो है
प्लम्बिंग में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्लम्बिंग में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड कि यहाँ पे जो न्यूनतम आकार की बात की गई है, तो इसका जो न्यूनतम आकार होना चाहिए वो 20 मिलीमीटर होना चाहिए। तो ये 20 मिलीमीटर हमारा ऑप्शन कहाँ दिया गया है, वो हमारा सी ऑप्शन पे दिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने क्या पूछा गया है कि यहाँ पे आपके सामने, और ये क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, इसको आप समझ लीजिए कि वायरिंग से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 1 नंबर आपका पक्का, 100% आपका 1 नंबर ये पक्का हो गया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपने इसके पहले पेपर दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से, तो आप लोग मान के चलिएगा कि आपका आप जानते होंगे कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे मतलब दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। और इन्होंने यहाँ पे जिक्र क्या किया है कि IEE नियमों के अनुसार किसी भी तारों की स्थापना के समय में करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, करंट रिसाव के बारे में। ठीक है, ये करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए फुल लोड करंट का 1/1000 भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने इस टाइप से दिया है, तो ये आपको इस टाइप से ध्यान देना है, बटा जो है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1/1000 भाग। बी में जो है क्या दिया गया है, फुल लोड करंट का 1/3000 भाग। सी में फुल लोड करंट का 1/4000 भाग। डी में फुल लोड करंट का 1/5000 भाग। तो यहाँ पे जो है करंट रिसाव की अधिक क्या हो सकती है, तो वो हमारा क्या होगा, 1/5000 हमारा यहाँ पे भाग सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो ये एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, और ये IEE नियमों के अनुसार बात की जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि उपयोग किए जाने वाले केबल में इंटरशीथ क्यों होते हैं। कहने मतलब ये होता है कि हम लोग जब भी किसी केबल का प्रयोग करते हैं तो उसके इंटर में शीथ क्यों पाए जाते हैं, मतलब नमी क्यों पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो ए में देखिए उचित तनाव या वितरण प्रदान करने की वजह से दे देता है शीथ। या बी में तनाव को न्यूनतम करता है इसलिए। या सी में नमी धारा और वोल्टेज सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। या डी में इंसुलेशन बेहतर करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें दी गई। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग इंटरशीथ जो पाया जाता है केबल में, वो किसके वजह से पाया जाता है, वो हमारा इसके वजह से, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, उचित तनाव वितरण प्रदान करने की वजह। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन सही है। आप भी जानते हैं कि जब भी हम लोग एक पोल से दूसरे पोल के बीच में वायर को ले जाते हैं तो वो क्या होता है, उचित तनाव होता है। ठीक है, और वितरण मतलब क्या होता है, इसको हम लोग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा फ्रेंड, आप जानते हैं, तो वहाँ पे नमी का प्रभाव जरूर होगा। ठीक है, तो वो इंटरशीथ पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी इंसुलेशन बेहतर क्या होगा फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि चालक आदि में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और यहाँ पे क्या पूछा गया 10th नंबर क्वेश्चन में कि बेंडिंग के समान एक लेयर को सभी वायुमंडलीय अवस्थाओं से संपूर्ण केबल की सुरक्षा के लिए आर्मिंग पर निर्धारित किया जाता है। यह लेयर किसका किया जाता है, मतलब किसका होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पूछा है। तो
तो आर्मिंग जो होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है। तो ये केबल में यांत्रिक, ठीक है, केबल में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है आर्मिंग की बात की गई है, ये आपका वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इंसुलेशन मैंने आपको बता दिया है, ये चालक आदि में जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्विंग की बात की जाए तो सर्विंग क्या होता है, ये आर्मिंग के ऊपर जो है, आर्मिंग के ऊपर लेयर के रूप में पाया जाता है, ठीक है, लेयर के रूप में, ये आपको ध्यान देना है। शीथ मतलब क्या होता है, ये केबल में नमी उत्पन्न करता है, ये आपको ध्यान देना है, केबल में नमी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने 10th नंबर में क्या दिया गया है, यहाँ पे इंसुलेशन, जूट का एक लेयर, या फिर जो है सर्विंग या शीथ। तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। बेंडिंग के समान एक लेयर को सभी वायुमंडलीय अवस्थाओं से संपूर्ण केबल की सुरक्षा के लिए आर्मिंग पर निर्धारित किया जा सकता है। यह लेयर किसका होता है, तो सर्विंग का होता है। सर्विंग का यहाँ पे दिया गया है, मैंने आपको बता दिया है, ये आर्मिंग के ऊपर लेयर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही होगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगर आर्मिंग की बात की जाए तो आर्मिंग जो है केबल में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे क्या दिया गया है आपके सामने, यहाँ पे क्या पूछा गया है, XLPE केबल का विस्तारित रूप है। XLPE केबल का विस्तारित रूप है। विस्तारित मतलब इसका जो है पूरा नाम पूछा गया है, ठीक है, पूरा नाम क्या है ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो ए में क्या दिया गया है, एक्स लाइन पावर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल केबल, बी में क्रॉस लाइन पॉलीथीन एनामल्ड केबल, सी में क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन केबल, या डी में एक्स लेयर्स ऑफ पॉलीएथिलीन केबल। तो फ्रेंड आपको ये ध्यान देना है कि हमारा XLPE का मतलब होता है यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन केबल, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीथीन मतलब पॉलीएथिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। बाकी ये भी रॉन्ग है, ये भी है और ये भी रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही थे। इसका विस्तारित रूप मतलब पूरा फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किस प्रकार की बहुमंजिला या मंजिलों वाले भवनों में रेजिंग मेन टाइप की वितरण प्रणाली को बढ़ावा देना उचित होता है या होगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे मंजिला की बात की गई है, भवनों की रेजिंग की टाइप की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे वायरिंग की बात की गई है, ठीक है, वायरिंग की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायरिंग जो होते हैं वो 2 टाइप से पाए जाते हैं, 1 और 2, ठीक है। 1 में क्या होता है, ये अस्थाई जो है अस्थाई वायरिंग होती है, और 2 में क्या होता है, ये अस्थाई वायरिंग होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अस्थाई वायरिंग कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड, जैसे हमारा जो है वर्कशॉप हो गया, ये आपको ध्यान देना है, वर्कशॉप हो गया, ठीक है, टेंट हो गया, मेले प्रदर्शनी हो गई, ये सभी जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि अस्थाई वायरिंग, अस्थाई वायरिंग वो वायरिंग होती है
जिसे हम लोग जो है एक जगह जब भी इसको लगाएं, मतलब कहने की ये है कि एक बार लगाएं और बार बार लगाने की मतलब निकालने या लगाने की झंझट या ज़रूरत ना पड़े, वो अस्थाई वायरिंग होती है। तो जैसे आपकी बात की जाए तो फ्लैट हो गया, ठीक है, फ्लैट अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, प्लेक्स की बात की जाए, बैंक हो गया, बैंक हो गया, ऐसे मतलब आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्कशॉप, तो ये अस्थाई मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं अस्थाई है। उपकेंद्र की बात, यहाँ पे आवासीय बात की जाए, आवासीय फ्लैट, तो ये आवासीय फ्लैट हमारा क्या होगा, ये अस्थाई पाया जाता है, ठीक है, अस्थाई वायरिंग होता है, वायरिंग होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, ये भी अस्थाई वायरिंग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है। तो भवन या रेजिंग मेन टाइप में या बहुमंजिला में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो यहाँ पे आवासीय फ्लैट, मतलब यहाँ पे अस्थाई वायरिंग, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुमंजिले के बात की गई है, तो ये फ्लैट होगा फ्रेंड, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और ये हमारा जो है वायरिंग का आज जो है पार्ट सेकंड था। ठीक है, पार्ट सेकंड, और आज का वायरिंग चैप्टर हमने कंप्लीट किया। जो भी क्वेश्चन थे, करीब 25 क्वेश्चन लगभग थे, तो इनको हमने कंप्लीट किया। लेकिन ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 25 जो क्वेश्चन रहते हैं आपके, जैसे अगर मैंने 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस किया, 25 में आप ध्यान दीजिएगा कि कम से कम आपके जो है जो 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें 2 से लेकर 3 ऑप्शन तक मैं क्लियर कराने का प्रयास करता हूँ। तो कम से कम आप मान चलिएगा कि 60 से 70 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आज का वायरिंग जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं, और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं फ्रेंड कि आपका आने वाले समय में जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तैयारी में लगे हुए हैं उनका 100% एग्जाम क्लियर कराने की गारंटी देता हूं। और ये क्लासेस आपकी डेली रात 8 PM पे आप लोग की चलेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और वीडियो को एक बार अगर आप लोग नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और 10 लाइक का जो मैं टारगेट रखता हूं 10 लाइक का, वो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और फ्रेंड अगर आप लोग बिहार स्टेट पावर होल्डिंग की तैयारी करना चाहते हैं, 0 लेवल पे कि आप लोग जो है कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अंत में आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिया गया है। मात्र 799 में अभी आप लोग की कोर्सेस हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो बाद में आप लोग का 1500 रुपये का ये कोर्स हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी ऑफर है आप लोग के लिए, आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में हर एक क्लासेस आपको मिल सके। और इसकी जो भी क्लासेस हुई हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाएं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसकी क्लासेस देख सकते हैं। और जो भी क्लासेस हुई हैं UPPCL से लेकर रेलवे से लेकर सभी क्लासेस हुई हैं, कम से कम 50 से 60 क्लासेस, वो आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने इलेक्ट्रीशियन क्लास करके बनाई है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।